नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की विषय वस्तु है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हमने गत सेशन में देखा और उसके परिचय के संदर्भ में, उसके गठन के संदर्भ में प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र आदि बिंदुओं को जाना। मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है, जो भारतीय शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं को अपने इस व्यवस्था के अंतर्गत समेटे हुए है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अपने समस्त नीतियों को 3 मुख्य खंडों में बांटा। सबसे जो पहला खंड था उसके अंतर्गत कुल 6 अध्याय थे। पहले खंड में कुल 6 अध्याय थे, जिसमें शैक्षिक विद्यालय व्यवस्था से लेकर के उसके स्वरूप, संरचना, व्यवस्था, अध्यापक स्थिति, नीति, शिक्षा के अवसर, शैक्षिक अवसर, इन सभी बिंदुओं को प्रथम खंड में रखा गया, जिसमें कुल 6 अध्याय थे। इसके बाद द्वितीय खंड में जिसमें कुल 11 अध्याय थे, दूसरे खंड में कुल 11 अध्याय थे, जिसमें शिक्षा के स्तरों पर चर्चा एवं विद्यालयी समस्याएं। यहां हमने देखा शिक्षा के स्तरों पर चर्चा, यानी शिक्षा के अंतर्गत कुल कितने स्तर हैं, उन स्तरों का क्या क्रम है, और विद्यालय समस्याओं में वह समस्याएं चाहे कृषि की हो या तकनीकी की समस्या हो या उच्च हो या व्यावसायिक हो, तकनीकी हो, उच्च हो या इस तमाम प्रकार की विद्यालयी समस्याओं को खंड 2 में 11 अध्याय के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद जो तीसरा खंड था उसके अंतर्गत कुल 2 अध्याय रखे गए। इस 2 अध्याय में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और उसके स्वरूप की चर्चा हुई। प्रशासन, अर्थव्यवस्था और यूं कहें प्रशासन, वित्त की स्वरूप की चर्चा। आप यहां देख रहे हैं कि जब प्रतिवेदन तैयार किया गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, और उस प्रतिवेदन के अध्ययन को 3 खंडों में रखा गया। प्रथम खंड के अंतर्गत 6 अध्याय, इसमें स्वरूप, संरचना, राष्ट्रीय लक्ष्य, व्यवस्था, नीति, शैक्षिक अवसर, शिक्षकों की समृद्धि, और खंड 2 में 11 अध्याय थे। शिक्षा के स्तरों पर चर्चा, विद्यालय समस्याएं, कृषि, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा आदि की समस्याओं को रखा गया। खंड 3 में सबसे पहली बात थी कि 2 अध्याय थे, जिसमें प्रशासन एवं वित्त के स्वरूप की चर्चा की गई। इस प्रकार से जब यह आयोग अपना सुझाव सिफारिशें सरकार समक्ष प्रस्तुत करता है 29 जून 1966 को, तो यह सभी बिंदु उसमें समाहित होते हैं। और सबसे पहली बात आती है राष्ट्रीय लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य की व्यवस्था। राष्ट्रीय लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य की
सुझाव में अगर हम लें, पहला है शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य के संबंध में सुझाव। यहाँ आप देखेंगे कि जब सुझाव की बात आई, प्रशासन, नियोजन, वित्त के साथ एक आती है शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए वह क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, और वही सुझाव को पंचमुखी कार्य कहा गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति एवं लक्ष्य को निर्धारित करने की बात की गई, उसको क्या कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य को आयोग ने मूल आधार माना। अर्थात आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना, और उस राष्ट्र के विकास को मूल आधार मानते हुए जिन कार्यों को प्रस्तुत किया वह 5 कार्य थे। शिक्षा मूल आधार माना, और जो मूल आधार के रूप में जो 5 कार्य थे, इन्हीं कार्यों को पंचमुखी कार्य की संज्ञा दी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का मूल आधार माना। उस मूल आधार मानने के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 5 कार्य को निर्धारित किया। इन 5 कार्यों को पंचमुखी कार्य की संज्ञा दी। ये पंचमुखी कार्य क्या थे, देखते हैं। सबसे पहला कार्य था शिक्षा द्वारा उत्पादन कार्यों में वृद्धि। सबसे पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन कार्यों में शिक्षा द्वारा पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहली बात थी शिक्षा द्वारा उत्पादन कार्यों में वृद्धि करना। ऐसा क्या किया जाए कि शिक्षा देश के उत्पादन कार्यों में वृद्धि कर सके। शिक्षा उत्पादन कार्यों में वृद्धि करने का तात्पर्य है विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए, और कार्य अनुभव का मतलब वर्क एक्सपीरियंस, ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को कार्य करने के अनुभव को खुद से सीखने का भाव उत्पन्न कर सके। अर्थात कार्य अनुभव के अंतर्गत शिल्प शिक्षा की बात की गई। और उसके बाद आया माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायपरक शिक्षा दी जाए जो उनके लिए जीवन उपयोगी हो और जिससे वह रोजगार सृजन करने में उनको सुविधा हो। दूसरी बात थी शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाए।
शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ कैसे होगी, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें समान रूप से शिक्षा हेतु सामान्य स्कूलों की स्थापना की बात की। ऐसे स्कूल स्थापित किए जाएं जो समान रूप से एक शिक्षा एक प्रकार दे सके, तथा विद्यालय में कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए या सामाजिक या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ संघीय भाषाओं के अंतर्गत विकास किया जाए और जो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको भी एक साथ उठाने का प्रयास किया जाए। तीसरी बिंदु था सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की बात की, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बिना भेदभाव के शिक्षा देने की बात की जाए, कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अंदर लोकतंत्र की भावना का विकास किया जाए, जिससे उनके अंदर लोकतंत्री मूल्यों का विकास हो, और साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथी बात थी शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण किया जाए। आधुनिकीकरण का तात्पर्य का मतलब परंपरागत स्वरूप के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्थान आधारित शिक्षा हो, यानी इस प्रकार से शिक्षा हो कि जो परंपरागत शिक्षा है उसके स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधारित शिक्षा दी जाए और जीवन स्तर उनका ऊंचा उठे और विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से आर्थिक विकास करने में वो सहायक सिद्ध हो। पांचवी बात थी शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। यह कैसे संभव है कि जिस प्रकार से हम शिक्षा दें और उनके अंदर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य को विकसित करें, वह तभी संभव था जब उसकी एक योजना बनाई जाए। उस योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों के माध्यम से, रोचक कहानियों के माध्यम से, सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए और माध्यमिक कक्षाओं में कहानियों के साथ उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, उनका सुझाव लिए जाए और उनके रुचि को ध्यान रखकर कार्य किया जाए। उच्च शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय आयोग ने कहा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए सबसे पहली बात है कि उनके अंतर्गत यह भाव पैदा किया जाए कि वह उन गुणों को अपने अंदर सुदृढ़ कर सकें, और सुदृढ़ करेंगे तो उनके गुणों में अंदर विकास होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो 5 कार्य बताए उन्हीं को पंचमुखी कार्य कहा गया। यह पंचमुखी कार्य यह क्रम से है, जिनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचमुखी कार्य से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ही पंचमुखी कार्य था जो राष्ट्रीय उद्देश्य और लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित किया गया था। जो 5 कार्य थे वही ये 5 कार्य हैं, इन्हीं 5 कार्यों को पंचमुखी कार्य कहा गया। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा प्रशासन, वित्त एवं नियोजन की व्यवस्था। इसको हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।